प्रिय छात्राओं, पिछले कालांश में हमने भारत में संवैधानिक सुधार की दिशा में ब्रिटिश शासन के द्वारा अनेक कदम जो उठाए गए थे उनकी चर्चा की थी। इनमें प्रमुख रूप से 1909 का भारत शासन अधिनियम एवं 1919 का भारत शासन अधिनियम, इसकी भी हमने चर्चा की थी। आज हम 1935 के भारत शासन अधिनियम की चर्चा करेंगे। यहाँ यह बताना समीचीन होगा कि 1919 के अधिनियम के बाद भी भारत के लोगों की राजनीतिक आकांक्षाओं को पूरा कर पाना ब्रिटिश शासन के लिए कठिन हो गया था। राष्ट्रीय कांग्रेस का धीरे धीरे विस्तार हो रहा था। महात्मा गांधी के आने के बाद और जब उन्होंने राष्ट्रीय कांग्रेस का नेतृत्व संभाला, उन्होंने पूर्ण स्वदेशी और पूर्ण स्वराज्य की बात कहना प्रारंभ किया। उन्होंने अपने आंदोलनों को किसान आंदोलन से शुरू किया, चंपारण से बिहार के, और उसके बाद 1919 का जो उनका असहयोग आंदोलन था, इसने देश भर में व्यापक रूप से अंग्रेज सरकार के प्रति असहयोग करना शुरू किया। इसके बाद भी लगातार कुछ न कुछ देश में होता रहा। फिर 1930 का सविनय अवज्ञा आंदोलन था। दांडी नाम के स्थान से गांधी जी ने नमक तोड़ो सत्याग्रह को प्रारंभ किया और इसमें भी देश भर के लाखों करोड़ों लोगों ने अपने आप को जोड़ा। इन सब से घबराकर ब्रिटिश शासकों ने एक नए अधिनियम को लाने का प्रयास किया और वो लाए भी, जिसका नाम भारत शासन अधिनियम 1935 रखा गया। यह अधिनियम इस मामले में भी महत्वपूर्ण है कि इसकी बहुत सी बातें ऐसी थी जिसने जब भारत का आने वाला संविधान बना तो उसमें समाहित की गई। इस अधिनियम की कुछ मुख्य बातों का मैं आपके सामने वर्णन कर रहा हूँ। नंबर 1, यह इसके माध्यम से भूमिका रहित विधान की बात कही गई। इस अधिनियम के भी प्रकृति, क्षेत्र और उद्देश्य स्पष्ट नहीं थे। 1919 की भूमिका को ही 1935 की भूमिका बना दिया गया। तो स्पष्ट हो गया कि उत्तरदायी शासन और पूर्ण स्वराज्य के बारे में अंग्रेज़ों की जो इच्छा थी वो कहीं न कहीं गड़बड़ थी। वह भारत के लोगों को पूर्ण स्वराज्य देने से बचना चाह रहे थे। नंबर 2, अखिल भारतीय संघ का प्रस्ताव। इस अधिनियम में अखिल भारतीय संघ के प्रस्ताव की बात कही गई। एकात्मक शासन के स्थान पर संघ शासन की स्थापना, इसकी चर्चा हुई। इसमें देशी रियासतों के शामिल करने का भी प्रस्ताव लाया गया, लेकिन उनका शामिल होना अनिवार्य नहीं किया गया। इसमें यह रखा गया कि कुल देशी रियासतों की जनसंख्या का आधे से अधिक भाग अगर भारतीय संघ में शामिल होने का प्रस्ताव रखेगा तो वो शामिल हो सकते हैं। 11 ब्रिटिश प्रांत, 6 चीफ कमिश्नर और स्वेच्छा से आधारित जो देशी रियासतें थीं, उनको मिलाकर संघ का निर्माण होना था। लेकिन देशी राजाओं के विरोध और द्वितीय महायुद्ध के प्रारंभ होने से संघ नहीं बच सका। नंबर 3, इस अधिनियम की जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी वह थी शक्तियों का विभाजन। संघ और राज्यों में शक्तियों का विभाजन किया गया। इसके लिए 3 प्रकार की सूचियों का निर्माण हुआ। पहली केंद्रीय सूची बनी जिसमें 59 विषय थे, जिसमें सुरक्षा, विदेशी मामले, डाक ताड़, संघ लोक सेवा आयोग आदि था। दूसरी राज्य सूची के विषय थे, इसमें 54 विषय थे, 54, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय आदि शामिल थे। और तीसरी सूची समवर्ती सूची थी जिसमें 36 विषयों को रखा गया, जिसमें दीवानी और फौजदारी कानून, विवाह, तलाक, श्रम ऐसे विषय थे। समवर्ती सूची ऐसी थी जिस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते थे। लेकिन अगर किसी कानून पर विरोध है तो फिर केंद्र के कानून को
प्राथमिकता दी गई थी। इसी प्रकार एक अन्य शक्तियाँ भी थी, अवशिष्ट शक्तियाँ। गवर्नर जनरल इन अवशिष्ट शक्तियों को केंद्र या राज्य किसी को भी दे सकता था। चौथी विशेषता, इस अधिनियम के माध्यम से प्रांतीय स्वायत्तता दी गई। यह एक प्रमुख विशेषता थी और इस अधिनियम का यही भाग था जिसे कि कार्यान्वित किया गया। द्वैध प्रणाली को समाप्त करके प्रांतों को अपने घर का मालिक बना दिया गया। प्रांत केंद्र के अभिकरण मात्र नहीं बल्कि इसका संवैधानिक क्षेत्र बन गए। प्रांतों के सभी विभागों पर निर्वाचित मंत्रियों का नियंत्रण हो गया जो कि विधानसभा के प्रति उत्तरदायी थे। तो कुल मिलाकर दिखने में यह व्यवस्था या यह बिंदु महत्वपूर्ण था। नंबर 5, केंद्र में द्वैध प्रणाली। इस खराब प्रणाली को प्रांतों से हटाकर केंद्र में लागू कर दिया गया। संघ सूची के विषयों को सुरक्षित और हस्तांतरित 2 भागों में बांट दिया गया। सुरक्षा, विदेशी मामले संरक्षित विषय में रखे गए जिन्हें गवर्नर जनरल द्वारा नियुक्त 3 पार्षदों के द्वारा निभाया जाना था। ये निर्वाचित नहीं थे, न ही व्यवस्था के प्रति उत्तरदायी थे। ये ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी थे। नंबर 6, संरक्षण तथा आरक्षण। यह भी इस अधिनियम की एक प्रमुख विशेषता थी। इसके द्वारा अंग्रेज सरकार ने अपने साम्राज्यीय हितों की रक्षा की। प्रांतीय स्वायत्तता, केंद्र में आंशिक उत्तरदायित्व और प्रस्तावित संघ इन्हीं से मर्यादित होने थे। नंबर 7, संघीय न्यायालय की स्थापना। 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा एक संघीय न्यायालय की भी स्थापना की गई। यह संघीय न्यायालय भारतीय संघ के लिए प्रस्तावित था। 1937 को इस संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। प्रारंभिक और अपीलीय अधिकार होते हुए भी, हालांकि यह सर्वोच्च न्यायालय नहीं था, प्रीवी काउंसिल में इसके विरुद्ध अपील की जा सकती थी। संविधान की व्याख्या के लिए न तो अंतिम न्यायालय था और न ही यह न्याय का अंतिम न्यायालय था। नंबर 8, विधानमंडलों एवं मताधिकार का विस्तार। केंद्र में उच्च सदन और निम्न सदन दोनों में ही विधानमंडलों का विस्तार किया गया। नंबर 2, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार। अंग्रेजों ने 1909 में जो फूट डालो और शासन करो की नीति का प्रारंभ किया था हिंदुओं और मुस्लिमों को लड़ाने के लिए, और इसके लिए सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का प्रारंभ किया था। इस प्रणाली का 1935 के अधिनियम में विस्तार कर दिया गया। मुस्लिमों के साथ साथ सिख, भारतीय ईसाई, जमींदार, पूंजीपति, महिलाओं के लिए भी यह निर्वाचन प्रारंभ कर दिया गया। नंबर 10, गैर संप्रभु विधानमंडल की स्थापना का उल्लेख किया गया। हालांकि संप्रभुता अभी भी ब्रिटिश संसद में ही निहित थी। बिंदु नंबर 11, विस्तृत एवं जटिल संविधान निर्माण किया गया। इस अधिनियम में जिस संविधान की कल्पना की गई वह संविधान काफ़ी जटिल और विस्तृत था। इसमें 45 अनुच्छेद और 15 अनुसूचियाँ थीं। इसमें राष्ट्रीय मांगों और साम्राज्यीय हितों को मिलाने का प्रयास किया गया जो कि ठीक नहीं था और भारत के लोगों की जो मांग थी उसके विपरीत था। नंबर 12, प्रांतों का पुनर्गठन। इस अधिनियम में बर्मा को भारत से पृथक कर दिया गया, उसके लिए अलग से संविधान बना दिया गया। सिंध और उड़ीसा ये 2 नए प्रांत बना दिए गए। इसी प्रकार नंबर 13, अविश्वास पर आधारित संविधान। इस अधिनियम में जिस संविधान की कल्पना की गई उसमें भारतीय जनता की उपेक्षा की गई। इससे सभी वर्ग असंतुष्ट थे, बल्कि ऐसा माना गया कि यह दासता का घोषणा पत्र है।
नंबर 14, लोक सेवाओं की स्थापना। प्रत्येक प्रांत के लिए अलग लोक सेवा आयोग बनाने की बात कही गई। लोक सेवकों की भर्ती के लिए इन प्रांतीय लोक सेवा आयोगों का गठन होना था। इन्हें संरक्षित एवं आरक्षित अधिकार दिए गए। नंबर 15, रिजर्व बैंक तथा रेलवे की स्थापना। यह इस अधिनियम में बड़ा महत्वपूर्ण काम था कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई और भारतीय रेलवे की भी स्थापना की गई। और नंबर 16, संकटकालीन अधिकार। केंद्र और राज्यों में दोनों में यह अधिकार गवर्नर जनरल को दे दिए गए। गवर्नर जनरल के पास यह अधिकार था कि वह अगर चाहे तो राज्य के शासन को 6 माह के लिए अपने पास रख सकता था। तो कुल ये बिंदु इस अधिनियम में थे, लेकिन इस अधिनियम की भी पूरे भारत में व्यापक आलोचना हुई। आलोचना के कुछ बिंदु निम्न हैं। नंबर 1, इसे दूषित, इसमें जो संघ की बात कही गई उसे दूषित संघ कहा गया। नंबर 2, इस अधिनियम के बाद भी राज्य में गवर्नर तथा केंद्र में गवर्नर जनरल की निरंकुशता बनी रही। जो भी कुछ दिया गया भारत के लोगों को वह केवल नाम मात्र का ही था। नंबर 3, प्रांतीय स्वायत्तता का खोखलापन दिखने लगा। नंबर 4, इसमें संरक्षण तथा आश्वासन की बात कही गई जो कि गलत थी। नंबर 5, इस अधिनियम के द्वारा भी भारत के लोगों को आत्मनिर्णय का अधिकार नहीं दिया गया। नंबर 6, इस अधिनियम के द्वारा जिस संविधान की बात कही गई वह अस्थायी संविधान था, स्थायी संविधान नहीं था, भारत के लोगों के हितों को पूरा करने वाला संविधान नहीं था। और नंबर 7, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार कर दिया गया। यह भारत में फूट डालो और राज करने के लिए एक बड़ी सोची समझी गई नीति थी, जिसके द्वारा भारत के लोगों का बहुत नुकसान होना था। इस प्रकार साथियों, यह अधिनियम भी 1935 का अधिनियम भी भारत की राजनीतिक आकांक्षाओं, भारत के आत्मनिर्णय के अधिकार की आकांक्षाओं, भारत के लोगों को स्वदेश और स्वराज्य की आकांक्षाओं को पूरा करने वाला नहीं था। धन्यवाद।